So in today's class, we are going to discuss certain aspects of constitution along with the current affairs which are related with those aspects. ठीक है? So we'll begin. So in case you have any doubt with respect to yesterday's class, you can ask us. ठीक है ना? कभी ऐसा लगे कि भी कल की भी जो क्लास हुई थी, जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया था, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो you can send us the doubt and we'll take care of that. ठीक है? चलो. So in this lecture, we are going to cover four things. Firstly, preamble of the Constitution, definition of India, what India actually is, okay? And then fundamental rights and the related current affairs which are there in the news, okay? Which are important with the perspective of CLAT 2020, okay? So firstly, we'll go to preamble. Now, the very first thing which I would like to share with you is that people have been asking me कि sir question मतलब syllabus क्या है law का, ठीक है, what should we study, what should we leave, what all, and those who have dropped, who have also studied the earlier according to the earlier pattern, they are also asking me कि sir कैसे हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ें या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें या टॉर्ट्स पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है. So let me clarify it to you all for the last time and elaborately कि there is no syllabus of legal reasoning, ठीक है ना. There is nothing prescribed for legal reasoning. You do not have anything except current affairs and constitution, ठीक है. तो करंट अफेयर्स का मतलब है आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है. अगर प्रॉपर्टी लॉ में कोई थोड़ा सा चेंज हुआ है या प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड इज इफ देयर इज एनी जजमेंट, दे कैन आस्क यू दैट जजमेंट एज वेल, ठीक है ना. तो अब जब हमें पता है कि दे कैन आस्क एनीथिंग टू अस, ठीक है, तो हाउ शुड वी प्रिपेयर इन दैट केस, ठीक है. तो लेट मी टेल यू कि अगर पिछली बारी से सिलेबस अभी एक्सपैंड किया है, ठीक है. पिछली बारी क्या था, लास्ट पैटर्न में देवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ. ये चार सब्जेक्ट पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक लाइन का प्रिंसिपल और 4 लाइन के फैक्ट सॉल्व करो एंड इट वाज डन, ठीक है. तो अगर इस चीज को ब्रॉड किया है क्लैट ने, तो आपके क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी लेवल है उसको कम कर दिया है, ठीक है. सो द क्वेश्चंस आर नॉट एज डिफिकल्ट एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्लियर पैटर्न. अच्छा, किसको टेस्ट में अपने क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट लगते हैं? अभी जो टेस्ट में लीगल में जो क्वेश्चंस आते हैं, रेज योर हैंड्स गाइस, किसको डिफिकल्ट लगते हैं कि सर ये डिफिकल्ट है, नहीं हो रहे हैं, मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जितना मैंने सोचा था. 1 2 3 4 5, साहिल एज वेल, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको, लिविंग बिहाइंड अक्षय, ट्विंकल एंड नीरज, ठीक है, बाकी सबको लगता है कि डिफिकल्ट है, ठीक है. तो व्हाट वील डू इज, अच्छा अक्षय को भी लगता है डिफिकल्ट है. अक्षय, व्हाई डोंट यू स्विच ऑन योर वीडियो, अक्षय एंड ट्विंकल. हाँ, तो now I'll tell you how to deal with the questions of legal reasoning, क्योंकि अभी पिछली बारी से जिन्होंने पिछली बारी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, I'll tell you, believe me, last year the questions were very difficult as compared to this pattern, ठीक है ना. questions difficult थे, उनको solve करना difficult था क्योंकि you had to go word by word, है ना, और कुछ भी पूछ सकते थे वो. contracts में constitution you had to remember things, right? अभी यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग एक्सेप्ट द करंट अफेयर्स पार्ट, जो जीके में भी आ सकता है और लीगल में भी दे कैन आस्क, ठीक है. हाँ, सो टू थिंग्स मेड वेरी क्लियर दैट देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर लीगल. सेकेंडली, we'll have to deal with questions in the manner in which we are dealing the English and logical reasoning part. Okay, done. चलो अब हम शुरू करते हैं अपना क्लास, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कोई बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? अनम्यूट करके बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? गाइस अनम्यूट करके बता दो यार. सर 1940, साहिल से 1949.
अच्छा, which date 1949? विहान, ठीक है। साहिल से 26 नवंबर 1949। तो why do we celebrate the Republic Day on 26 January 26 January every day? भाई सर 19 उस दिन वो enforce हुआ था। उस दिन वो सर enforce हुआ था। इन्फोर्स हुआ था, तो पूरा It came into कॉन्स्टिट्यूशन force. उसी दिन इन्फोर्स हुआ था। Yes sir. ठीक है, चलो विल सी। देखो क्या था, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, आप लिखना, ठीक है। कुछ चीजें इसमें नहीं है, ठीक है। क्या हुआ था कि देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी थी, जब किसी भी कंट्री को, आप ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से सोचोगे अगर, तो किसी भी कंट्री को अगर इंडिपेंडेंस मिलनी है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो कंट्री जा रही है उसको छोड़ के, वो ये सोचे कि भाई हम इसको छोड़ के ऐसे केओस में छोड़ के ना जाएं, है ना। आप भी कहीं रहते हैं, अगर आप कहीं घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप केओस में छोड़ के नहीं जाते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, उस घर को सही करके फिर जाते हैं, राइट, रिपेयर वगैरह करवा के सब सही करके फिर जाते हैं, है ना। तो ब्रिटिशर्स आल्सो वांटेड दैट देयर शुड बी नो केओस, so they what they did was they formed a constituent assembly, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, ठीक है। उसने काम शुरू किया दिसंबर में, दिसंबर 1946, ठीक है। एंड इट टुक 2 years 11 months and 18 days to complete this constitution, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया 26 नवंबर 1946 को, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होके आ गया, ठीक है। अब कंप्लीट होते ही आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते थे, तो दे चोज अ डेट कि भाई अब तो आज तो कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट होते ही आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि भाई आज से एनफोर्स्ड, ठीक है। कंप्लीट होते ही दे टुक सम टाइम, ठीक है, एंड दे डिसाइडेड 26 जनवरी एज द एप्रोप्रिएट डेट। अब 26 जनवरी क्यों एप्रोप्रिएट है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, इंडिया सेलिब्रेटेड, इंडिया नहीं, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे एंड पुट अप द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस की बात कही थी। इट वाज सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस। तो इसीलिए इसको 26 जनवरी रखा गया एज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलो अब हम आते हैं, तो फिर क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, ठीक है, कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे लास्ट में प्रीएम्बल लिखा गया था, जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नहीं है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल है, बट इट वाज रिटन इन द एंड, ठीक है। चलो अब प्रीएम्बल ये सारे वर्ड्स बोलता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइटेड है ऑलरेडी, सोवरेन, सोशल, सेक्युलर। आपको जीके की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन करवा रखा है एज फार एज आई नो, और प्रीएम्बल बेसिकली, राइट, प्रीएम्बल हैज बीन कवर्ड इन दी जीके क्लास। अच्छा, किसी को अगर इसमें डाउट है तो बताओ, मैं कुछ एक फैक्ट्स बता दूंगा आपको। किसी भी वर्ड में किसी को डाउट है? नहीं, चलो ठीक है। सो सोशलिस्ट बताना। किसने बोला? एक सेकेंड। सोवरेन में साहिल को डाउट है, और किसी को? अच्छा, और विहान को सोशलिस्ट में। चलो ठीक है, दो वर्ड हैं, सोवरेन और सोशलिस्ट। सोवरेन इज सिंपल कि हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर, ठीक है ना, किसी और कंट्री का राज नहीं है। इंडिया इज फ्री टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद एनी कंट्री एंड फ्री टू हैंडल इट्स ओन अफेयर्स, ठीक है साहिल। ये होता है सोवरेन। जैसे इंडिया के ऊपर पहले ब्रिटिश राज था, ठीक है, ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया, तो अब नो वन इज रूलिंग इंडिया। इंडिया इज बीइंग गवर्न्ड बाय, इंडिया इज बीइंग रूल्ड बाय हुम? बताओ भाई, प्रियम बताओ। So there's no particular. It's a democratic country, so leader powers come and go with the leaders. इंडिया So इज बीइंग basically रूल्ड the बाय ये, president, नहीं, ये people of India. इंडिया इज बीइंग people of रूल्ड बाय वी द पीपल, ठीक है।
The people are sovereign. India is sovereign. ठीक है? India as a country is sovereign. क्यों? क्योंकि it is not ruled by anyone else apart from its own people. ठीक है? ये होता है sovereign. Socialist क्या होता है? Socialist is an idea. ठीक है? Added by the 42nd Amendment. लिख लो भैया जिसको लिखना है ना. Socialist and secular, these two words were added by 42nd Amendment. इसकी एक छोटी सी कहानी है. 42nd Amendment 1976. सोशलिस्ट का मीनिंग समझाता हूं. सोशलिस्ट मीन्स एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटी या एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन विच द रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, वो होता है सोशलिस्ट. ठीक है, जो रिसोर्सेज बिलोंग टू पीपल और जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है, ठीक है, वो मेंटेन्ड रहती है. लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते, बहुत ज्यादा गरीब नहीं होते. ठीक है, तो वो होता है सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम करती है. ठीक है, लेकिन और कैपिटलिस्ट क्या होता है? जो जहां पे फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी होता है. ठीक है, जहां पे बिजनेसेस चल रहे हैं, जो ज्यादा बिजनेस अच्छा कर रहा है वो ज्यादा कमा रहा है, वो होती है कैपिटलिस्ट. तो द वेस्टर्न कंट्रीज आर कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स. ठीक है, जहां पे बिजनेस इज गिवन प्राइमेसी. इंडिया इज अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ पे पीपल आर गिवन प्राइमेसी. ठीक है, लोगों के लिए. अब आपने बहुत सारे लॉज देखे होंगे जो लोगों के लिए हैं, जैसे रिजर्वेशन है. ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दिया. ठीक है ना, तो वो सब क्या है? वो क्या चीज है? वो सोशलिस्ट कंसेप्ट्स हैं. और कम्युनिस्ट होता है एक फॉर्म और आगे, जहां पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. ठीक है, यहाँ पे फिर भी बिजनेसेस होते हैं. ठीक है, लेकिन टैक्सेस भी उसी तरह इंपोज होते हैं. जो ज्यादा पैसे वाला है ही विल हैव टू गिव मोर टैक्स. तो ये सोशलिस्ट कंसेप्ट है. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा और एनकरेज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये होता है सोशलिस्ट. ठीक है, और सेक्युलर बताइए, सेक्युलर क्या होता है? जीके की क्लास में आपको सेक्युलर समझाया है, सर्वधर्म समभाव. हाँ प्रियम बोलो. without any discrimination of caste and religion. कास्ट नहीं, रिलीजन. Religion. सेक्युलरिज्म इज, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. ठीक है, वेस्टर्न बोलता है स्टेट हैज नो रिलीजन. इंडियन बोलता है ऑल्दो स्टेट हैज नो रिलीजन बट इट विल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली. ठीक है, इसीलिए हर रिलीजन यहाँ पे इंडिया में आप कर सकते हो, है ना, आप प्रोफेस और प्रोपेगेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये होता है सेक्युलर. अच्छा, अब सेक्युलरिज्म से रिलेटेड अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है? एनी आइडिया? नकुल नुकुल 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 CAA. हाँ, सीए, वेरी गुड. सेक्युलरिज्म से रिलेटेड चल रहा है सीएए. क्यों चल रहा है? क्योंकि दे हैव गिवन citizenship, they have eased the norms of citizenship for a particular, living aside a particular community, right? मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड किया है, बाकी बुद्धिस्ट, सिख, जैन, हिंदूज, पारसीज, क्रिश्चियंस, इन सबको इंक्लूड किया है. ठीक है, तो इसीलिए ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट कंसेप्ट है, करंट अफेयर्स है. क्योंकि ये जीके की क्लास में अच्छे से इसको डील किया है. जीके की क्लास में कोई डाउट है अभी सीएए में किसी को? ठीक है, तो इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन. ठीक है, विल मूव फर्दर. अब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब बहुत ही इजी टर्म्स हैं, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से, क्लैट के पर्सपेक्टिव से अभी ये टर्म्स कुछ काम की नहीं है, एज फार एज दे आर नॉट रिलेटेड टू एनी करंट अफेयर. ठीक है, हाँ ये हो सकता है. अब कोई जैसे 35 क्वेश्चन है जीके के, 35 में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो उसको कुछ कह नहीं सकते हम कि विच ऑफ दीज 4 इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें से 3 वर्ड्स दे देंगे इनमें से, और फोर्थ कोई और ही वर्ड दे देंगे. ठीक है ना, तो इसलिए ये ध्यान रखना है हमें कि भाई ये वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे हुए हैं. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं प्रियम्बल के बारे में बता रहा हूं वो ये हैं कि प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट. ठीक है, एक. दूसरा, प्रियम्बल जब अमेंड करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया जाएगा. प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बीच में ये डिबेट चली थी whether preamble is a part of constitution or not. ठीक है, 1951-52 में एक केस हुआ था इन री बेरुबारी. याद नहीं करना है, सिर्फ बता रहा हूं. ठीक है, तो उस केस में ये बात उठी थी कि whether preamble is a part of constitution or not. ठीक है ना, तो ये जाके सेटल हुई 1973 में that preamble is a part of constitution and if you have to amend the constitution you will have to bring amend the preamble, you will have to bring a constitutional amendment act. okay, चलो नेक्स्ट, ये हो गया. इसके बाद में
we have given it to ourselves on 26th day of 1949. जब भी बोलेंगे when was constitution adopted, it was adopted on 26th November 1949. And when was it enforced? It was enforced on 26th January 1950. ठीक है, चलो अब हम आते हैं इंडिया दैट इज भारत. डेफिनेशन ऑफ इंडिया. इंडिया क्या है? आर्टिकल 1 क्लियरली सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया भी है और भारत भी. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक डिबेट थी कि अपनी इस कंट्री का नाम क्या रखें, बिकॉज इंडिया वाज अ नेम गिवन बाय ब्रिटिशर्स. ठीक है, और उसके अलावा हिंदुस्तान रखें या आर्यव्रत रखें या भारत रखें या सिंधुस्तान रखें, ठीक है, या और ही कुछ नाम रखें. ठीक है ना. तो द डिबेट, जब इंडिया नाम रखा, प्रपोज किया, ठीक है, तो इट वाज सेड कि ये ब्रिटिशर्स ने नाम दिया है. तो लोगों ने बोला हिंदुस्तान रखो. हिंदुस्तान इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान नहीं है. इट सिग्निफाइज द इनसेक्युलर अनसेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो इसलिए इंडिया दैट इज भारत कर दिया. ओके, भारत वाज द लीस्ट डिस्प्यूटेड वर्ड. अब आप कहोगे भारत भी तो सर हिंदू नाम ही है. इट इज नेम्ड आफ्टर भरत, राजा भरत. ठीक है, किंग भरत. ठीक है, तो ये भी डिस्प्यूटेड है, बट इट वाज द लीस्ट डिस्प्यूटेड नेम अमंग्स द अदर अवेलेबल. ठीक है, इसलिए इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन क्या होता है? अब दो चीजें लिखो. देयर आर टू कंसेप्ट्स ऑफ अ पॉलिटी. एक होती है यूनियन, एक होती है फेडरेशन. ठीक है, फेडरल पॉलिटी एंड यूनियनिस्टिक पॉलिटी. फेडरल पॉलिटी क्या होती है, यूनियन क्या होती है? यूनियन क्या होता है? सब एक साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है ना, आप किसी को तोड़ नहीं सकते. ठीक है, जैसे क्या आप राजस्थान को इंडिया से अलग करके कंट्री बना सकते हो? कल को अशोक गहलोत जी बोले, सचिन पायलट बोले मैं सीएम बन गया हूं, अब मैं जो है राजस्थान को अलग करूंगा और एक कंट्री बनाऊंगा. पहले मैं खुद को अलग करके सीएम बना, अब मैं राजस्थान को अलग करके पीएम बनूंगा, क्योंकि मैं वैसे तो पीएम बन नहीं सकता. तो ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है इंडिया में. ठीक है, लेकिन जो फेडरेशन होती है, ठीक है, फेडरेशन मतलब जहां बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स एक साथ मिलती हैं एंड दे क्रिएट अ नेशन. जैसे यूएसएसआर. ठीक है, यूएसएसआर में छोटी छोटी स्टेट जो बाल्कन स्टेट्स हैं आज के टाइम पे, बाल्कन स्टेट्स के पास में जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, जो सोवियत स्टेट्स थी कोई टाइम पे, तो सोवियत यूनियन में ये सारी थी. ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑल द 50 स्टेट्स. ठीक है, ओरिजिनली देयर वर 13 स्टेट्स, वो 50 स्टेट्स बनी बाद में, और ये सब ने उन्होंने एक पैक्ट किया कि हम साथ में मिलके क्या करते हैं, एक कंट्री बनाते हैं, वो कंट्री हम चलाएंगे. ठीक है, तो अब वो दे कैन सीड फ्रॉम दैट कंट्री एंड फॉर्म देमसेल्व्स इनटू अ डिफरेंट इंडिविजुअल कंट्री. पहले हो सकता था, अब ये नहीं हो सकता है. ठीक है, अब उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर लिया है कि हम अमेरिका में रहेंगे, इसको सीड नहीं करेंगे, बट द फॉर्म इज द सेम. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि फेडरेशन में आपको स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है. यूएस में जब भी हम फेडरेशन की बात करेंगे तो हम यूएस को देखेंगे, और जब हम यूनियन की बात करेंगे तो इंडिया को देखेंगे. ठीक है, तो अब फेडरेशन, जब स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप है यूनाइटेड स्टेट्स में. ठीक है, कैलिफोर्निया का सिटीजन, ठीक है, अगर स्टेट है, टेक्सास स्टेट है, तो उसका अलग सिटीजन है. ठीक है, और यूएस कंट्री का, अमेरिका का, यूएसए का अलग सिटीजनशिप होता है. ठीक है, क्या इंडिया में ऐसा है कि मिजोरम का अलग सिटीजनशिप है, यहाँ का अलग है, वहां का अलग है और इंडिया का अलग है? नहीं है ना. ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर की कोशिश हो रही थी, उसको भी खत्म कर दिया. तो कल उसकी एनिवर्सरी है. ठीक है, 370 की. ठीक है, तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ 370, उसकी पुण्यतिथि पे बहुत बहुत शोक प्रकट करेंगे लोग. तो हम देखेंगे बाद में. ठीक है, न्यूज में आएगा परसों, उसको डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो. 370. ठीक है, हाँ. तो ये होता है यूनियन, जहां पे सब एक है, सिटीजनशिप एक है. ठीक है, पावर्स बंटी हुई है. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की और बहुत सारे और डिफरेंसेस हैं जो हमारे अभी काम के नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स में इन लिमिटेड टाइम में हम पूरा, क्योंकि यूनियन और फेडरेशन पे हम 1-1.5 घंटे का एक पूरा लेक्चर ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो अभी हमारे काम का नहीं है. ठीक है,
हमारे काम का क्या है कि भाई टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है। ये है टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स टेरिटरी ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड एनी सच टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंडिया। अच्छा, इंडिया ने अभी तक कोई टेरिटरी एक्वायर करी है? बताओ। सियाचिन ठीक है वो बता रहा था। सियाचिन? कौन बोला सियाचिन? सियाचिन इंडिया की है यार, खुद की टेरिटरी एक्वायर थोड़ी होती, पहले से इंडिया की है। गोवा, नीरज, पुडुचेरी, पुदुचेरी एक्वायर की इंडिया ने। नीरज ने मैसेज किया है लेकिन मैसेज आया नहीं है। गोवा, अच्छा गोवा ठीक है, गोवा इंडिया ने एक्वायर की है, पुदुचेरी इंडिया ने एक्वायर की है, राइट, ठीक है। सिक्किम अक्वायर नहीं किए साहिल, सिक्किम ने खुद ने आके बोला था कि हमको इंडिया में आना है। मतलब सिक्किम इज अ वेरी क्या बोल सकते हो उसको, वेरी डिसिप्लिन स्टेट। वहां पे साफ सफाई बहुत है, सब कुछ बहुत डिसिप्लिन से चलता है, स्मोकिंग वगैरह नहीं होती है। फिर भी उनको ऐसा लगा कि इंडिया हमसे अच्छा है और इंडिया हमसे बड़ा है, पावरफुल है, तो हम इंडिया में जाते हैं, भूटान में नहीं जाएंगे, हम इंडिया में जाएंगे। तो वो इंडिया में आ गए, ठीक है। तो इसलिए ये चीज है कि भाई इसमें इंडिया अक्वायर किया तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है। तो अब ये बताओ कि यूनियन ऑफ इंडिया बड़ी है या टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ी है? अगर हम बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया की और बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया की, तो दोनों में से बड़ा क्या है? या दोनों बराबर हैं? सेम है सर, दोनों सेम है, कुछ बड़ा छोटा नहीं है। राइट टू इक्वालिटी, ये भी इक्वल है, वो भी इक्वल है, सब इक्वल है। बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, अभी 22 अगस्त को पेपर है, 20 दिन भी नहीं बचे हैं, जल्दी बताओ। सर यूनियन, यूनियन बड़ी है, किसने बोला? प्रियम। सुप्रीम। अच्छा विहान बताओ। विहान, विहान को नहीं पता है सर, सर नहीं पता सर। मनीषा बताओ। सर टेरिटरी अच्छा नीरज बोल रहा है टेरिटरी बड़ी है। मनीषा बताओ। सर दोनों बराबर है। हाँ, यूनियन बड़ा है। अच्छा यूनियन। भूमिका जल्दी बताओ, लास्ट आंसर, भूमिका जल्दी बताओ। यूनियन बड़ा है। कोई ये तो बोल ही नहीं रहा है कि दोनों बराबर हैं। साहिल बोल रहा है यूनियन बड़ा है, ठीक है। देखो ऐसा है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्लूडेड है? स्टेट्स। यूनियन में सिर्फ स्टेट्स आती हैं। टेरिटरी में क्या आता है? टेरिटरी में तीनों आते हैं, तो इसलिए बड़ी कौन सी है? बड़ी टेरिटरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जो अगर किसी एग्जामिनर को पूछना होगा, मेरे जैसा एग्जामिनर पेपर में पूछ सकता है लीगल जीके में। सर बट आपने तो यूनियन ऑफ इंडिया बोला था। हाँ, यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया जो है ना, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जहां हम यूनियन की बात करते हैं, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि दोनों में हम कभी फर्क नहीं करते हैं, बट एक ट्रिकी क्वेश्चन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर आता है तो वो यही आता है, ठीक है। और ये थ्रू आउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सिर्फ क्लैट नहीं, थ्रू आउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम क्लास 12th, जो आपका क्लैट का एग्जाम होता है, टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ठीक है। पूरे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है और आता है, आया हुआ है, ठीक है। यूनियन बड़ी की टेरिटरी, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट द पार्लियामेंट may by law admit into the union or establish new states, ठीक है। पार्लियामेंट की पावर है कि भाई इंडिया को, इंडिया में दूसरी स्टेट्स ले सकती हैं और स्टेट्स को तोड़ मरोड़ के कुछ भी बना सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ठीक है। जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल हैं, लेकिन यूनियन इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल इन द सेंस दैट यू कैन नॉट टेक अवे एनी स्टेट, यू कैन नॉट रिड्यूस द एरिया ऑफ द यूनियन इटसेल्फ, ठीक है ना। इंडिया का जो एरिया है उसको आप कम नहीं कर सकते। आप क्या कम कर सकते हो? किसी स्टेट का एरिया कम कर सकते हो, वो पावर है पार्लियामेंट के पास। तो वो चीज अगर हम पढ़ते हैं तो वो यहां आती है, ठीक है। अब आप देखो, ये है आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है।
इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो। मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, इसको पढ़ो। इसके बाद में क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? डन। जिसका हो जाए अनम्यूट करके डन बोल देना। And I'll write the names. हो गया, टाइम्स अप, टाइम्स अप। हो गया, बंद करो। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन। अच्छा, अब पढ़ लिया आपने सबने आर्टिकल 3? मैं समझाऊंगा नहीं आर्टिकल 3 में अभी कुछ, ठीक है? यू ऑल हैव रेड द पोर्शन, ठीक है? अब ये बताओ मुझे, ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास में, ठीक है? इन चारों को आपको सॉल्व करना है विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। ये छोड़ दो। चलो, 1 मिनट लेफ्ट, जल्दी करो। इसको वापस किसी को ऊपर देखना है लॉ? चलो एक बार आपको लॉज वापस दिखा देते हैं, देख लो। इसका व्यू चेंज करके देखते हैं। ठीक है, अब बताओ, चलो आंसर बताओ। कौन बताएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? साहिल। साहिल जल्दी बताओ। साहिल सेज यस।
साहिल अपना अनम्यूट करो. I want the reasoning, right? I don't want you to just give me an answer. I want you to give a reasoning supporting your answer. ठीक है? Give me a reasoning. Why yes? So required होगा. अच्छा, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो? Anyone? अक्षी, ट्विंकल, अक्षय, नुकुल, सबको समझ में आ गया? ठीक है. Now what we can do is तो पार्लियामेंट को रिक्वायर होगा. पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंट को रिक्वायर होगा कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजे पुडुचेरी के. क्यों? कहाँ लिखा हुआ है? ये लॉ है आपका, ठीक है? अब कहाँ लिखा हुआ है इसमें? तो लिखा होता है ना, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट. इसको प्रोवाइजो बोलते हैं, ठीक है? इसको प्रोवाइजो बोलते हैं, ठीक है? फॉर्म अ न्यू स्टेट, इसको प्रोवाइजो बोलेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन 1 बोलेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन 2 बोलेंगे, और ये क्लॉजेज हैं, इनको क्लॉज बोलते हैं, ABCDE, ठीक है? अब कहाँ लिखा हुआ है कि उसको ये सब लेजिस्लेचर को भेजना पड़ेगा? ये बताओ, कहाँ लिखा है? नहीं, हो सकता है कहीं लिखा हो इन पोर्शन में, बताओ कहाँ लिखा हुआ है, सो दैट वी कैन रीच दैट पॉइंट डायरेक्टली. हो सकता है लिखा हो. एरिया ऑफ एनी स्टेट. हाँ, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. ठीक है, आपका आंसर है ये, ठीक है? इस कारण से वो आंसर आप दे रहे हो, यस इट हैज टू रीच द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? और कोई जो यस बोल रहा हो, यस इट हैज टू रीच द स्टेट लेजिस्लेचर. एक देखो, will it have to refer the bill to the legislative assembly of Puducherry? ठीक है, आंसर यस या नो होगा, ठीक है? अब ये लॉ देखते हुए अपने अपने आंसर यस या नो में रीजनिंग लिखनी है. रीजनिंग की भाई सर इस प्रोवाइजो में दिया है, या प्रोवाइजो में दिया है, क्लॉज में दिया है, एक्सप्लेनेशन में दिया है, ठीक है? ये लिख के मैसेज करो जल्दी से अपना आंसर यस और नो, फिर कहाँ दिया है, उसकी रीजनिंग कहाँ है, वो मैसेज करो जल्दी से, and message it to everyone, okay? जल्दी करो. No, because explanation will say they provide included. ठीक है, और कोई? किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक? नो, बिकॉज ऑफ क्लॉज ए. क्लॉज ए यानी फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेट. नुकुल, क्लॉज ए, ठीक है? चलो, और कोई? विहान, प्रियम, नो बिकॉज इट्स states that president has to pass to legislative, not parliament, assembly, not parliament. हाँ, अच्छा ठीक है. Explanation 2, she says because of explanation 2, ठीक है, ठीक है. नो, क्लॉज ए, ठीक है. अच्छा, अब एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना. सिर्फ एक इंसान ने सही रीजनिंग दी है, आंसर किसी का भी सही हो सकता है, ठीक है? चलो, इफ वी रिप्लेस विहान एंड प्रियम, इफ वी रिप्लेस पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, ऑल्दो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? क्वेश्चन में पार्लियामेंट रिप्लेस कर दो प्रेसिडेंट से, ठीक है? वहां प्रेसिडेंट लिखा है, विल प्रेसिडेंट रेफर दिस टू द स्टेट असेंबली. अब बताओ आपका आंसर क्या होगा? Yes, sir. यस होगा. विहान का क्या होगा? यस होगा, यस होगा. चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है? अब सब सुनना ध्यान से इस चीज को. दिस इज द वे हाउ यू सॉल्व लीगल रीजनिंग आंसर्स, ठीक है? अपने वीडियो ऑन करो. एक तो शक्लें नहीं दिख रही मुझे, जब तक मुझे शक्ल नहीं दिखेगी मैं समझ नहीं पाऊंगा तुम्हें समझ में आया कि नहीं, क्योंकि वो शक्लें मुझे बहुत अच्छी लगती है जो ब्लैंक होती हैं, जिन पे ऐसा एक इमोशन होता है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर सब ऊपर से जा रहा है. वो शक्लें मुझे देखनी है, ठीक है? चलो देखो,
दिस इज द वे यू सॉल्व अ क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग। अब ये ना देखो, जितना डिफिकल्ट ये पैसेज है, इसमें जो दिया हुआ पैसेज, इसको हम पैसेज मान के चलते हैं, ठीक है। जितना डिफिकल्ट इसका लैंग्वेज है, उतना डिफिकल्ट एग्जाम में लैंग्वेज नहीं होगी। अगर आप इसको ढंग से सॉल्व कर लेते हो तो एग्जाम की लैंग्वेज इजी होगी, ठीक है। ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 की एग्जैक्ट लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। चलो ठीक है, ये बात किसकी कर रहा है? ये फॉर्मेशन की कर रहा है या ऑल्टरेशन की कर रहा है, ठीक है। पैसेज इसकी बात कर रहा है, हम ये देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइटल दे रखा है, ठीक है। नाउ हु कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट? पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन किस चीज से रिलेट कर रहा है। अभी जब क्वेश्चन बड़े हो तब क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, लीगल में ये चीज ध्यान रखना। जब क्वेश्चन बड़े हो तो छोड़ देना, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, पहले पैसेज पढ़ना है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? इट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि जोड़ तोड़ के नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्लॉज का मतलब ये है कि किसी भी दो एरिया को जोड़ के, निकाल के, मर्ज करके, ठीक है, स्टेट बना सकता है, सिंपल, ठीक है। सेकेंड इज इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि इंक्रीज कर सकता है एरिया को, डिक्रीज कर सकता है एरिया को, बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, विच इज वन एंड द सेम थिंग, इंक्रीज या डिक्रीज करना, ठीक है, या ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, पार्लियामेंट की पावर है। लेकिन ये सब जब भी देखो प्रोवाइडेड दैट नीचे दे रखा हो, व्हेनेवर द फ्रेज प्रोवाइडेड दैट इज यूज्ड, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि ये बताएगा कंडीशन, कि किस कंडीशन पे ये पावर पार्लियामेंट यूज कर सकता है, ठीक है। So when we say provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president। अब हम क्या अंडरलाइन करेंगे? जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए है, जो लॉ बताती हैं, किसी भी पैसेज में जो भी चीज लॉ बता रही है, हम उसको अंडरलाइन करेंगे। ऑनलाइन विल हैव एन ऑप्शन ऑफ हाईलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग, ठीक है। ये ऑप्शन डेफिनेटली आपके पास होगा ऑनलाइन में भी, ठीक है। तो हम अंडरलाइन करेंगे क्या? नो बिल इंट्रोड्यूस्ड, इसका जिस्ट क्या है? लाइन का जिस्ट यही है, नो बिल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। वेयर द बिल अफेक्ट्स एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना, द बिल हैज बीन रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर, कि भाई बिल जो है वो लेजिस्लेचर को रेफर होना चाहिए, ठीक है। बात आ गई समझ में? ठीक। अब ये क्या बोल रहा है? विद इन सच पीरियड, सच फर्दर पीरियड एज अ प्रेसिडेंट में अलाउ, कि भाई कितने देर में रेफर होना चाहिए? जब प्रेसिडेंट बोलेगा, बताएगा, कहेगा, तब तक रेफर होना चाहिए, ठीक है। ये लॉ है। ये लॉ हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है मोस्टली, ठीक है। बस ये रिलेटेड है कि प्रेसिडेंट जो है वो रेफर करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस एक्सप्लेनेशन से? इट सेज इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज A to E स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी, ठीक है। क्लॉज A to E में स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। बट इन दी प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। तो ऊपर का जो प्रोवाइजो है, इसमें स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, ठीक। बात आ गई समझ में? नाउ explanation 2, the power conferred on parliament by clause A includes the power to form new state or union territory by uniting a part of any state। वही सेम चीज है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी बना सकता है दो को जोड़ के या अलग अलग करके, या एनी अदर स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज, दो यूनियन टेरिटरीज को जोड़। चलो ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई दो यूनियन टेरिटरीज को जोड़ के जो पार्लियामेंट है वो एक स्टेट बना सकता है। बट वाज दिस आवर क्वेश्चन? Is this something which we were supposed to deal with? No, ठीक है ना। Our question was whether president should refer this bill to the legislature of Puducherry, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बिल रेफर करने की बात कहां आ रही है? बिल रेफर करने की बात यहां आ रही है प्रोवाइजो में, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज है जो प्रोवाइजो से रिलेटेड है? वो है ये एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है। ये प्रोवाइजो से रिलेटेड है। तो अब जब ये बोल रहा है कि कोई भी स्टेट की बाउंड्री या नेम ऑल्टर करोगे या एरिया ऑल्टर करोगे तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर को भेजना है। और सेकंड बोल रहा है कि क्लॉज A to E जो है, ये ऊपर वाले क्लॉजेस, ठीक है, इसमें तो स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी, बट यहां पे प्रोवाइजो में, इस पूरे प्रोवाइजो में स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी लिखा हुआ है, क्लियर है। बट इन दी प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी।
यानी कि प्रोवाइजो की जो भी बात है वो यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई नहीं होगी, राइट? जब प्रोवाइजो की बात यूनियन टेरिटरी पे अप्लाई नहीं होगी और प्रोवाइजो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, तो यूनियन टेरिटरी पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी। पुडुचेरी इज अ यूनियन टेरिटरी, उस पे ये चीज अप्लाई नहीं होगी, एंड देयरफॉर द आंसर विल बी नो बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 रेड विद द प्रोवाइजो। आई बात समझ में? किसको नहीं आई? किसी को एक चीज कॉम्प्लिकेटेड लगी थोड़ी सी? किसको ये चीज समझ में नहीं आई है मैसेज कर दो एक बारी, या अनम्यूट करके बोल दो। रीजनिंग समझ में आ गई? हाउ डू यू सॉल्व अ क्वेश्चन? ठीक है, व्हाट यू डू इज, प्रियम टेल मी। सर इसमें यूनियन एक्सप्लेनेशन 2 क्यों नहीं लगा सकते? एक्सप्लेनेशन 2 इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा है हमसे। अब एक्सप्लेनेशन 2 says that parliament has the power to form a new state or a union territory by uniting a state, uniting two states or union territories, या ये सब, ठीक है? तो क्या हमसे ये पूछा है whether parliament has the power to form a state ये या union territory? ऐसा नहीं पूछा है ना। Question says whether president should refer this bill to the state legislature या पुडुचेरी legislature or not, right? हमसे ये नहीं पूछा है कहीं भी कि पावर है या नहीं है। अगर ये पूछता कि यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करके स्टेट बनाने की पावर है या नहीं है, तो उसका एक्सप्लेनेशन 2 होता। यस इट हैज द पावर, रीजनिंग इज एक्सप्लेनेशन 2। नाउ दिस एक्सरसाइज जो अभी हमने ये एक्सरसाइज की, ये हमारे कहाँ काम आएगी? ये हमारे दो चीजों में काम आएगी। एक, टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, एलिमिनेट ऑप्शंस। एक तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, एक जब दो ऑप्शन यस के हों, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं यस के, तो उन दोनों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज करने के लिए काम आएगी। व्हेन यू नो कि आपकी रीजनिंग कहां से फॉलो हो रही है, ठीक है ना, तो आपको ये मिलेगा कि अगर रीजनिंग यहां से फॉलो हो रही है तो ये सही रीजनिंग है और इसीलिए आंसर ए या बी या जो भी ऑप्शन है वो है, राइट? क्योंकि कई बार ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग होते हैं। जनरली क्या इश्यू होता है, जनरली वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, 50-50 हम अपने आप कर लेते हैं, वो लाइफलाइन हो जाती है हमारी, ठीक है? हम 50-50 करके दो एलिमिनेट कर देते हैं, दो हमारे पास रहते हैं। अब उन दो में से हमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेना होता है, लेकिन हमारे पास वहां अवेलेबल नहीं होता, तो हम पैसेज की तरफ देखेंगे और पैसेज में ढूंढेंगे कि इसकी जो बात ये पूछ रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड लॉ कहां पे है, राइट? जैसे ये बात पूछ रहा है रेफरेंस की, भाई रेफर करना है स्टेट लेजिस्लेचर को, तो उससे रिलेटेड लॉ एक तो इसमें है और एक इसमें है, राइट? तो हम बस उसी में देखेंगे और हमें रीजनिंग मिल जाएगी, राइट? दिस इज द वे यू वुड बी सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Central government wishes to bifurcate Rajasthan into 4 states. ठीक है? Will it require the consent of the state legislature? अब बताओ। Second question. Yes or no? जल्दी, टाइम नहीं है। First line of Article 3 and explanation 2. There is no difference. ये यूनियन टेरिटरी की बनाने की बात है या वहां स्टेट बनाने की बात है? There is no difference between first line of Article 3 and explanation, जो हमें क्लैट के लिए समझना चाहिए, ठीक है नीरज? ठीक है, वैसे फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंशियल डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस इसको कहते हैं, लेकिन हमारे काम का नहीं है। यस यस यस, सब बोल रहे हैं यस, इट विल हैव टू टेक द कंसेंट। और भी बोलो भाई लोग, अभी तो 3 लोग 4 लोग ने बोला है, 5 लोग ने बोल दिया है, 6, चलो। अक्षय ने कुछ नहीं बोला है, अक्षय ने वीडियो बंद करके क्लास छोड़ दी क्या? ऐसा मत करना, बहुत पछताओगे बाद में। सो एवरीवन सेज यस, ठीक है? देयर इज नो वन हु सेज नो, ठीक? अब देखो ऐसा है कि ऐसे यस यस करोगे ना तो मार्क्स नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है? आंसर गलत है। आंसर क्यों गलत है अभी हम देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि विल इट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? पैसेज में कहां लिखा है कंसेंट चाहिए? पैसेज में कहीं नहीं लिखा है कि कंसेंट चाहिए। पैसेज में लिखा है इट विल रेफर द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? अगर अब हम थोड़ा सा लॉ पढ़ते हैं इस बारे में कि व्हेनेवर सच बिल इज
tabled in the parliament and referred to the state legislature, तो state legislature का जो भी आंसर हो, ठीक है, उससे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, राइट? अगर प्रेसिडेंट बाउंड होता, कंसेंट ही लेना होता, तो इतना बड़ा आर्टिकल, ये जो है ना, ये चीजें, ये क्लॉज वगैरह ये नहीं होते, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन 2 में पावर कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट जो है ना अंडर क्लॉज ए, वो नहीं होता, राइट? आई बात समझ में? तो इसमें बेसिकली लॉ क्या है, अगर कोई स्टेट को आप कर रहे हो, बाइफर्केट कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, नेम चेंज कर रहे हो, बाउंड्री एरिया चेंज कर रहे हो, जो भी है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट विल रेफर दिस बिल टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई करती है तो ठीक, नहीं रिप्लाई करती है तो प्रेसिडेंट विल गो अहेड विद द बिल, ठीक है, कि भाई करो। तो मतलब ये एक फॉर्मेलिटी, इट इज मियरली अ फॉर्मेलिटी, वो स्टेट्स को एक बार बता दो, जैसे पापा मम्मी नहीं करते, कि बता दो बच्चों को कि हम तुम्हें जो है बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं, तो पापा नहीं जाना, मम्मी नहीं जाना, बोले पूछा नहीं है, सिर्फ बताया है कि तुम्हें भेज रहे हैं, ठीक है? चलो स्टेट अपोज भी करती है तो भी कुछ नहीं होता फिर? स्टेट अगर हाँ बोल रही है, ना बोल रही है, जो भी बोल रही है, डजंट मैटर, ठीक है, उनको सिर्फ बताया है कि हम तुम्हें क्लैट का एग्जाम दिलवा रहे हैं, और एनएलयू उड़ीसा भी मिला है तो वहां भी भेज रहे हैं, या तिरुचिपल्ली साउथ में मिला है तो भी वहां भेज रहे हैं, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, राइट? ये बात है, समझ में आ गया? तो सेकंड का आंसर क्या होगा? नो, ठीक है, देयर इज नो कंसेंट रिक्वायर्ड। अगर ये रिफ्यूज भी कर देती है राजस्थान गवर्नमेंट कि भाई हम तो नहीं बनाने देंगे, तो भी यू कैन बाइफर्केट द स्टेट इनटू 4, ठीक है? अब ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? विल मूव बैक टू द पैसेज पार्ट। गिव मी योर आंसर जल्दी से, हो गया भाई, इतना टाइम मिलेगा क्लैट में, जल्दी आंसर भेजो। नो सर, पार्लियामेंट कैन ऑल्टर स्टेट्स, नो, ठीक है, नो नो, 2 जनों का नो आया है, 3 का नो आ गया है, 4 का नो आ गया है, नो सर बिकॉज ऑफ द प्रोवाइजो, ठीक है, रीजनिंग लिखो ना, साहिल ने रीजनिंग लिखी अपने आंसर के पीछे। नीरद, मुकुल, अक्षी, यस, ही सेज यस, ठीक है, it doesn't talks beyond territory, no sir because parliament can't alter state, अक्षय पार्लियामेंट कैन ऑल्टर स्टेट, यार ऐसा तो नहीं है, नो बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन 2, चलो ठीक है, अब हम देखते हैं यस और नो, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नो सर बिकॉज वी आर टॉकिंग जस्ट ऑफ स्टेट्स विद इन द कंट्री, एग्जैक्टली, चलो ठीक है। इट सेज दैट इंडिया गिव्स अवे सम पार्ट ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख टू पाकिस्तान एंड चाइना रेस्पेक्टिवली, does this fall under the powers of parliament? अब देखो, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 लिख लो, अब ये लाइन लिखो, है ना, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 कैन नॉट सीड अवे, CEDE, सीड मतलब तोड़ के अलग करके दे देना, ठीक है, कैन नॉट सीड अवे एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया टू एनी अदर कंट्री, ठीक है। जिन्होंने भी यस बोला है या रीजनिंग गलत दी है वो ध्यान रखें कि यू कैन नॉट गिव अवे एनी टेरिटरी टू एनी कंट्री अंडर आर्टिकल 3, ठीक है, यू कैन जस्ट एडजस्ट स्टेट्स इंटरनली, पार्लियामेंट के पास जो पावर है ना,
ठीक है, वो क्या है, इंटरनली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एडजस्ट करने की, या फिर कोई और अगर आना चाहे इंडिया में अक्वायर करने की, ठीक है, आपके पास पावर है कि घर में रहो, ठीक है, कमरे में से सोफा निकाल दो, बेड डाल दो, ठीक है, कमरे में आप जो है वो और कोई चेंज कर दो, अपना कमरा चेंज करके बड़े भाई का कमरा ले लो, ठीक है, पापा मम्मी को अपने कमरे से हटा के दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो, ये सब कर सकते हो। बट यू कैन नॉट से कि भाई बाहर वाला जो एरिया है घर का वो मैं किसी को बेच रहा हूँ। कर सकते हो अपने घर में, पापा को बोल के देखना एक बारी, पापा बाहर का जो एरिया है कल से मैंने किराए पे दे दिया है, बेच दिया है, आपका कोई अब उस पर राइट नहीं है। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो वैसा ही इसी की आर्टिकल 3 के अंडर पावर नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 3 के अंडर ये पावर नहीं है। अब ये पावर ऑल्दो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, तो हमारा पैसेज किससे डील कर रहा है? आर्टिकल 3 से। इस आर्टिकल 3 के अंडर पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास ये चीज है, बट उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा नया विद स्पेशल मेजोरिटी। देखो आर्टिकल 3 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है ना, वो आता है विद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मतलब वहां जो भी लोग बैठे हैं वो वोट कर देंगे, उनमें से जो मेजोरिटी आएगी, ठीक है, वो उससे ये अमेंडमेंट पास हो जाएगा। गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है जनरली, है ना, ठीक है। तो अगर कोई स्टेट का एरिया चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से, अगर दो स्टेट्स को मर्ज करना है तो सिंपल मेजोरिटी से, अगर आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग करना है तो सिंपल मेजोरिटी, लेकिन अगर अक्साई चिन्ह को चाइना को देना है तो सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, तो स्पेशल मेजोरिटी होगी। दे सकता है, लेकिन पापा मम्मी दादा दादी और घर के जितने मेंबर्स हैं जिनका उस प्रॉपर्टी पे राइट हो सकता है, उनसे बात करके आप बाहर वाला पोर्शन दे सकते हो, अपने आप नहीं। राइट, अंडरस्टूड। इस चीज से एग्जांपल से समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसके जो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन 100th अमेंडमेंट, ठीक है, 100th अमेंडमेंट इसका एग्जांपल है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ये देखो 4th क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? अनम्यूट करो और बताओ, रीजनिंग सबको सुनाई देनी चाहिए, अनम्यूट करो और बताओ, मैसेज मत करो। अब मैं पूछता हूँ, किससे पूछूं मैं? अक्षय बताओ, अक्षय। यस सर। हाँ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सर यस होगा सर। यस, इट विल रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्यों? रीजनिंग बताओ। सर अब सर हम अपनी डायरेक्ट पोर्शन उस साइड दे रहे हैं सर, इसलिए। पोर्शन चाइना को दे रहे हैं? यस सर, तो क्या स्पेशल पता ले भी मेजॉरिटी रहे हैं, क्या पता चाइना का थोड़ा सा ले रहे हैं। वो सर कहीं लिखा हुआ थोड़ी है आपको। अच्छा, यहाँ चाइना की जगह पाकिस्तान लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कि अब पाकिस्तान को नहीं दे रहे मतलब उससे तो ले ही रहे हैं, चाइना का तो ठीक है, समझ में आता है, तो फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं चलो सर। नेक्स्ट किससे पूछें क्वेश्चन, कौन बताएगा? भूमिका, भूमिका बताओ। आवाज नहीं आ रही। शी सेज नो, लिप रीडिंग अच्छी कर रहा हूं मैं। प्रियम बताओ। Sir, no. है Sir, because it's between India and China, so there could be an MOU which can be signed, but MOU? it doesn't require any. Sir, अगर साइन हो जाए दोनों के बीच में, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई सेटलमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। चलो नो मतलब ये अपने पैसेज से डील करता है क्वेश्चन की नहीं करता है? नो सर। नहीं। चलो लास्ट किससे पूछो? विहान, विहान बताओ। विहान नहीं होगा सर।
नहीं रिक्वायर्ड है। सर मतलब पार्लियामेंट के पास नहीं है बात, क्योंकि वो आपने बताया जब क्या कहता है, दे नहीं सकते अपनी टेरिटरी। हाँ चलो ठीक है, आपका ये वहम खत्म करते हैं। इंडिया कैन सीड इट्स टेरिटरी, अभी तो बताया था इंडिया टेरिटरी दे सकती है, बट उसके लिए नहीं, पार्लियामेंट वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए अभी तो बताया। ये तो सिर्फ इतना पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, मेजोरिटी तो पूछ नहीं रहा है। बताओ। वो तो चाहिए सर, आपने बताया था ना स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो लाना पड़ेगा एक मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी अमेंडमेंट चाहिए, है ना। अब एक लाइन लिखो, सारे लिखो ये लाइन, दैट there is no requirement of constitutional amendment in case of boundary settlement. There is no requirement of constitutional amendment in case of boundary settlement. Full stop. However, giving away of any territory to any other country, giving away of any territory to any other country requires a constitutional amendment with special majority. Requires a constitutional amendment with special majority. ठीक है, समझ में आया कि अगर आप किसी को स्टेट का टुकड़ा तोड़ के दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप बाउंड्री एडजस्ट कर रहे हो कि भाई ठीक है, फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम यहाँ एक बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है, इस जगह ऐसा रखेंगे, तो उस केस में यू डोंट रिक्वायर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, चाहिए अमेंडमेंट ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब ये चीज क्लियर हुई हमें कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जिसमें बिहार में जैसे ये रेड जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये एरिया है, देखो बांग्लादेश का ये एरिया है। ठीक है, इट इज नेबरिंग वेस्ट बंगाल। ये अपना जो कूच बिहार स्टेट दिख रहा है, कूच बिहार इज नाउ अ सिटी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसके एडजेसेंट जो एरिया थे उसमें जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश के एरियाज हैं, इंडिया के अंदर। ठीक है, और जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले सारे, ये जो दूसरे कोई ये ग्रेश कलर के जो हैं, ये इंडिया के एनक्लेव्स हैं, यानी विलेजेस हैं। एनक्लेव्स मतलब छोटे छोटे गांव हैं, जमीन के टुकड़े हैं, वो सब इंडिया के हैं जो बांग्लादेश में है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया ने अपने एरियाज को बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश के एरियाज को खुद ने रख लिया। ठीक है, जो इंडिया के अंदर है, ये वाले जो एरियाज है ना इंडिया में, तो इस तरह से उन्होंने बाउंड्री लैंड डिस्प्यूट सेटलमेंट किया अपना। ठीक है ना, बिकॉज दिस वाज अ सेटलमेंट व्हिच इंक्लूडेड गिविंग अवे ऑफ एनी टेरिटरी। ये प्रूव्ड टेरिटरी थी इंडिया की, डिस्प्यूटेड नहीं थी। ठीक है, ये इंडिया की सेटल्ड टेरिटरी थी। ठीक है, लेकिन इंडिया ने दे दिया, तो इसलिए स्पेशल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपने एरियाज दे दिए हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है। देखो प्रॉब्लम ये आ रही थी, इंडिया इसको एडमिनिस्टर करे कैसे, इन एरियाज को। ठीक है ना, और बांग्लादेश जो है इन एरियाज को कैसे एडमिनिस्टर करे जो कि इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला आप इंडिया में जो हमारे आ रहे हैं वो आप रख लो, आपके जो हमारे अंदर आ रहे हैं वो हम रख लेंगे। ठीक है, एंड दिस वाज डन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, राइट, स्पेशल मेजोरिटी। आगे बात समझ में? चलो, should we move to the next thing? ठीक है, ये स्टेट जहां डिफाइन होती है आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 में पार्लियामेंट की पावर्स हैं, इंडिया को डिफाइन किया है, स्टेट क्या होता है क्या नहीं होता है कैसे होता है वो सब डिफाइंड है। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर आता है सिटीजनशिप का।
फ्रॉम आर्टिकल 5 टिल 11, जो कि आपका जीके में सीएए के साथ डील हो चुका, वो समझाया जा चुका है, राइट। चैप्टर ऑन सिटीजनशिप हैज बीन एक्सप्लेन्ड। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट टू अस, ठीक है, ऑन आवर नंबर, ठीक है ना, और वो आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स। नाउ वी कम डायरेक्टली टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि इनएलिएनेबल हैं, बहुत जरूरी हैं फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव ऑन अर्थ, ठीक है। उसके संदर्भ में ये राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इतने सारे हैं, ये आर्टिकल्स हैं और ये डील करते हैं, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन क्या आता है? आर्टिकल 19 इज अ पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, तो ये आएगा राइट टू फ्रीडम, ठीक है। आर्टिकल 21 इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो वो होगा राइट टू फ्रीडम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्लैट में नहीं आएगा तो बाकी जहां पे लीगल जीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं वहां आ जाएगा, आईलेट में, एलसैट में और कोई एग्जाम में, ठीक है। तो वील स्टडी ऑल दीज राइट्स, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आर्टिकल 12 क्या बोलता है, अब इसको समझो। आर्टिकल 12 की लैंग्वेज है ये 12 और 13। देखते हैं if it happens. राइट, ये आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ेंगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ लिया? इसको पढ़ लो जल्दी से। डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस विद यू, या अपने आप करोगे? जो अपने आप करेंगे रेज योर हैंड्स। वीडियो दिख रहा है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो फिर अपने आप। टाइम आप आ जाओ वापस लाइन में। चलो क्या बोल रहा है ये? आर्टिकल 12 की बात कर रहा है कि स्टेट क्या क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल 13 में बोल रहा है कि कोई ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे। स्टेट के नॉट, पार्लियामेंट के नॉट मेक एनी लॉ जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको अंडरलाइन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखने हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ट्राई एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन नेक्स्ट 2 minutes। थोड़ा और करेंगे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इनको दिखाते हैं फिर आपको। ये रहे क्वेश्चंस, देखो सारे क्वेश्चन। वन मिनट आप।
30 seconds लेफ्ट। लॉ दिखा देता हूं एक बारी वापस, किसी को देखना हो तो। क्वेश्चंस, टाइम अप हो गया। आई गिव यू 10 more seconds, राइट डाउन योर आंसर्स, सारे सॉल्व करने। 10 more seconds। मित्रों टाइम्स अप, छोड़ दो, आंसर भेजो जल्दी। एक ही लाइन में यस नो जो भी है लिख के भेज दो। नो 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 भेजो भाई। चलो छोड़ो, मैं एक एक क्वेश्चन ही पूछूंगा सबसे, छोड़ो रहने दो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज, अच्छा लॉ पढ़ लिया, समझ में आ गया। हम एक बारी लॉ पढ़ते हैं वापस, ठीक है। द लॉ सेज अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है ना, यानी कि कहीं पे कंटेक्चुअल मीनिंग कुछ अलग ही हो, उसके अलावा इन नॉर्मल सेंस, ठीक है ना, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ये ऐसी लीगल लैंग्वेज ना बहुत यूज होती है लॉज में, ठीक है। तो अनलेस द कंटेक्स्ट यानी कि कंटेक्स्ट से और कुछ मीनिंग निकल रहा हो तो बात अलग है। द स्टेट इंक्लूड्स, इस वर्ड पे ध्यान दो, ये डेफिनेशन जो है ना वो एग्जॉस्टिव नहीं है कि भाई यही होगा स्टेट में, इट इंक्लूड्स दीज थिंग्स, ठीक है ना। और भी बहुत चीजें हो सकती है स्टेट में, बट इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट्स, एक तो स्टेट और एक इंडिया, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, स्टेट के कंट्रोल में नहीं है, ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है ना। या फिर गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द सेंटर इंडिया, ठीक है। ये होता है स्टेट, ठीक। और क्या बोल रहा है, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1950 से पहले के जो भी लॉज हैं, 1949 से पहले के जो लॉज हैं, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन। देखो किसकी बात कर रहा है, एक ये बात किसकी कर रहा है, लॉज बिफोर कमेंसमेंट, ठीक है, वो अगर इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट का मतलब है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो वो क्या होंगे, एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, उस एक्सटेंट तक जहां तक वो इनकंसिस्टेंट हैं वो वॉइड होंगे, ठीक है। वॉइड का मतलब नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना, गलत, शून्य, वो वॉइड होंगे। कहां तक, पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, उसका वो पोर्शन, यानी कि एक एप्पल है, एक एप्पल में कुछ पोर्शन है जो खराब है, जो आपकी सेहत खराब कर सकता है, आपके फंडामेंटल राइट्स खराब कर सकता है, ठीक है, दैट पोर्शन इज वॉइड। उस पोर्शन को आप हटा के अलग कर दोगे, बाकी लॉ को यूज कर लोगे, इसका मतलब ये द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड अंडर दिस पार्ट। तो स्टेट है नॉट मेक एनी लॉ जो अब्रिज करता है राइट्स अंडर दिस पार्ट, ठीक है। एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन, जो भी ऐसा लॉ बनेगा वो क्या होगा, एक्सटेंड टू सच कॉन्ट्रावेंशन, वो वॉइड होगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया इससे। अब ये लॉ की डेफिनेशन है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, वापस वही बात, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, ये लॉ को डिफाइन कर रहा है, लॉ इंक्लूड्स, और भी चीजें हो सकती है बट यहाँ पे ये इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, वो सब, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। लॉ इन फोर्स मतलब लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये चीजें ध्यान रखनी, या तो लेजिस्लेचर हो यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जिसको बोला गया हो कि आप लॉ पास कर सकते हो या लॉ बना सकते हो, वो चीज लॉ इन फोर्स होता है, ठीक है ना, ठीक है। आगे बात समझ में, before the commencement of this constitution and not previously repealed, not when any such law or part operation either or all in particular areas, ये हमारे काम का नहीं है अभी, ठीक है। इतनी चीज हमें समझनी है,
राइट, पढ़ के हमें समझ में आ जाएगी ये चीजें, ठीक है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो कि आपको 2 बार पढ़ना पड़ सकता है पैसेज, अगर इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज होगी तो हो सकता है 2 बार पढ़ना पड़े, राइट। वैसे लैंग्वेज बहुत सिंपल होगी, इसका भी हम क्वेश्चन लेंगे अगर पॉसिबल होगा तो इसी क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इनके क्वेश्चंस लेंगे हम जो पेपर में आए एग्जाम में, ठीक है। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, लॉ क्या होता है पढ़ लिया, स्टेट क्या होती है पढ़ लिया, और स्टेट जो है वो लॉ नहीं बना सकती जो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट्स के। 3 चीजें पढ़ी है हमने इस पैसेज में। इसको अगर हम पैसेज लें तो वी हैव स्टडीड 3 थिंग्स, व्हाट इज अ लॉ, व्हाट इज स्टेट, एंड स्टेट कैन नॉट मेक अ लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षय पात्र जो है, ठीक है, अक्षय पात्र में एक एनजीओ है, ठीक है, जो मिड डे मील पे काम करता है, ठीक है। मिड डे मील में लॉज क्या है, एक तो बाई लॉज है जो इस्कॉन ने बनाए हैं, ठीक है, ठीक है, और गवर्नमेंट से जो है वो ग्रांट रिसीव करता है, ठीक है। तो क्या अक्षय पात्र को हम स्टेट कह सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा मनीषा से। मनीषा, कुड यू प्लीज आंसर अलोंग विद द रीजनिंग। भाई 2 मिनट दिए थे सॉल्व करने के लिए, जल्दी बताओ आंसर। कम ऑन, क्वेश्चन हटा दिया मैंने, बताओ आंसर बताओ मनीषा। डू यू नो द आंसर और नॉट, यस नो तो बोलो, ट्राई, नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट नीरज। Sir, no, sir. It is not under the state, as the bylaw is given by ISKCON and not Government of India or any competent authority. एग्जैक्टली ये क्या बोल रहा है, बायलॉज, ठीक है ना, इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, बायलॉज, ये सब हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। लॉ इन फोर्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। सीधी सी बात, दोनों को पढ़ लो समझ में आ जाएगी बात, है ना। बायलॉज तो है, लेकिन बायलॉज किसने बनाया, इस्कॉन ने। इस्कॉन इज अ सोसाइटी, ठीक है, तो ये लॉ नहीं होगा, ठीक है। तो अक्षय पात्र जो है वो क्या है, स्टेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। अच्छा रिलायंस जियो बताओ भाई, जियो भी बहुत चल रहा है, जियो का बताओ। हमने पढ़ा कि स्टेट कैन नॉट फॉर्म अ लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें सर ड्यू टू नेटवर्क इशू आई कुडंट सी द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम मनीषा, विल गिव यू अनदर चांस। इसी का आंसर बता दो, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, राइट। Now you can see the question. Tell me the answer of this question. Answer of second question. Manisha, जल्दी से. अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो खुद को। हाँ बोलो अब। हाँ, it falls under Article 13. चलो ठीक है, देखते हैं। और कोई जिसको भी लगता है इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 13 आंसर लिखो यस। ये मैं पूछता हूँ नुकुल से, नुकुल बताओ। No, sir, it does not fall under Article 13. Why? So, because Reliance, it's जल्दी बताओ, शू थयो। So because Reliance Jio, like it's not an government authority or something, Exactly. like any state. It is not state, as simple as that, ठीक है ना। देखो मनीषा, इस चीज में ये हम देखेंगे कि रिलायंस जियो ने बोला है कि भाई मैन पार्टिसिपेट करेंगे एनुअल मीट में, वो नहीं करेंगे, तो ये ठीक है, मतलब ये फेमिनिज्म के अगेंस्ट बात है, इक्वालिटी के अगेंस्ट बात है, जो भी है, ठीक है। दिल पे नहीं लेना है, पर्सनली नहीं लेना है रिलायंस जियो को। बात ये है कि पैसेज में जाता है कि नहीं, ठीक है। मनीषा को शायद ऐसा लगा हो कि सर ये ऐसे औरतों को ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लेकिन मनीषा पर्सनली नहीं लेना है अपने को पैसेज में जाना है। पैसेज सेज कि स्टेट अगर ऐसा कोई लॉ बनाता है, स्टेट अगर ऐसा लॉ बनाता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, तो वो लॉ वॉइड होगा, ठीक है। रिलायंस जियो स्टेट है या नहीं वो हम आर्टिकल 12 से पूछेंगे। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, या ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में हो, वो स्टेट होती है। रिलायंस जियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है,
या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलायंस जियो के अंडर में है? ठीक है, कोई भी किसी के अंडर में नहीं है, कोई अंडर नहीं, सब इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ठीक है, रिलायंस जियो जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मुकेश अंबानी चलाते हैं, उनका नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जो है राफेल डील से भी कोई लेना देना नहीं है, और नरेंद्र मोदी जो है या मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट है। ठीक है, उसने लॉ नहीं बनाया है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ लॉ एज पर आर्टिकल, दिस इज नॉट वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर आर्टिकल 12 एंड 13। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। समझ में आया हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, बाकी दो क्वेश्चंस हैं। हाँ, BSNL comes out with an office notice that women will not be allowed to enter into the premises of male boss without his permission. अब ये बताओ, इसका आंसर कौन बता सकता है? प्लीज साहिल से पूछना चाहूंगा। साहिल बताओ जल्दी से। So, जो BSNL है वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट है, बिकॉज अच्छा, वो गवर्नमेंट का है। ठीक है, और जो आर्टिकल 13 का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, एंड वायलेशन ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल ये लॉ है, मतलब जो इसने ऑफिस नोट निकाला है, नोटिस, वो लॉ है या नहीं है, पहले ये बताओ। है सर। इसमें तीन कंडीशन है, एक स्टेट होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए, और लॉ जो है फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये बात है। BSNL जो है ना, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ गवर्नमेंट भी दे सकता है, पैसेज में यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी अगर कोई चीज होती है तो वो भी स्टेट में आती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हो गया, और इसके अलावा जो है ये लॉ है। ठीक है ना, ये रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, वो सब चीजें जो है वो लॉ होती हैं। ठीक है ना। तो BSNL ने जो काम किया है वो आर्टिकल 12 के अगेंस्ट में है, ये बात समझ लेना। हालांकि BSNL ने ऐसा कुछ किया नहीं है क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है, तो उसके पास ऐसा मौका ही नहीं है कि वो ऐसे काम करे। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। प्रियम आंसर बताओ इसका जल्दी से। Sir, yes, because CLAT consortium is in government authority. किसने बोला? और rules, sir, तो CLAT तो government का है। किसने बोला? मतलब रीजनिंग बताओ कैसे, व्हाई इज इट अ गवर्नमेंट अथॉरिटी? Sir, because वो rules and regulations ही provide करता है। मैं भी प्रोवाइड कर सकता हूँ क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशंस। Sir, but वो CLAT तो all over nation होता है, तो ऑल ओवर नेशन तो रिलायंस जियो भी है, अभी तो पढ़ा सेकंड क्वेश्चन में। बट वो तो प्राइवेट है ना, एक जन ओन करता है उसको, रिलायंस जियो को। नहीं, एक जन होल्ड नहीं करता है, एक जन मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करता है, बाकी लोग भी होल्ड करते हैं उसके शेयर्स। सर मतलब ओनर तो एक ही है ना? नहीं, और ओनर एक नहीं इसमें है, ओनर शेयर होल्डर इज द ओनर। आपने 12th में अकाउंट पढ़ी है, कंपनी लॉ पढ़ी है, शेयर होल्डर इज द ओनर। ठीक बट है, सर मेन कंपनी तो फिर मुकेश अंबानी, मेजॉरिटी शेयर होल्डर इज मुकेश अंबानी। ठीक है, लेकिन रिलायंस जियो में अलीबाबा ने भी इन्वेस्ट किया, ये गूगल ने भी इन्वेस्ट किया है इसमें, और भी बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अमेज़न दे वगैरह। आर अ पार्ट ऑफ इट, दे आर पार्ट ऑफ इट, दे आर द ओनर्स ऑफ दिस। ठीक है, अब यहाँ देखो क्लैट कंसोर्शियम क्यों गवर्नमेंट बॉडी है, क्यों स्टेट है, इसका कारण है कि the NLUs have been formed by an act of the NLUs have been formed by the act, एक एक्ट बना जिससे NLU बने। तो जो भी चीज स्टैट्यूट या एक्ट से बनती है वो ऑब्वियसली स्टेट ही होगी, स्टेट का ही पार्ट होगी, प्राइवेट बॉडी तो एक्ट से नहीं बना सकती। तो NLU सारे एक्ट से बने, और NLU जो है वो ही कंसोर्शियम बना रहे हैं। इट इज अ कंसोर्शियम ऑफ NLUs, therefore it is controlled by the government directly or indirectly, कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट, ये स्टेट लेजिस्लेचर्स हो गया, राइट? क्योंकि एक्ट स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, तो उस एक्ट के बिहाफ बेसिस पे वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, NLU को, तो वो क्या हो गया, इसलिए वो स्टेट हो गया। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय क्लैट कंसोर्शियम, अगर वो कहते हैं लेडीज इसमें इस मॉक टेस्ट में लड़कियां नहीं बैठेगी, ठीक है, या इस मॉक टेस्ट में जनरल कैटेगरी के लोग नहीं बैठेंगे, या SC ST OBC नहीं बैठेंगे, तो वो इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स है। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बताओ भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का आंसर कौन बताएगा?
विहान, सर ये लॉ होगा सर, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो गवर्नमेंट के उसमें अंडर ही काम करेगा, जो भी करेगा। Exactly. वो एक तरह की वो ही करे अपनी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर निकाला है, ये स्टेट है, स्टेट का ऑर्डर जो होता है वो लॉ होता है, देयरफॉर ये लॉ है। लेकिन क्या ये इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स है? तो बाद में पता चलेगा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, नहीं होना चाहिए। ऑक्यूपेशन है ना, वो पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, कैसे, हाउ डू यू हैव टू अप्रोच अ क्वेश्चन एंड हाउ डू यू हैव टू अप्रोच अ पैसेज, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी है। अब इसके बाद फंडामेंटल राइट शुरू होंगे, तो आई थिंक 1.5 घंटा पढ़ के आप लोग परेशान हो गए होंगे, और शुड बी कंटिन्यू? सर बस, सर छोड़ दो। जो लोग मुझसे पहले पढ़े हैं वो लोग ये जानते हैं कि मैं क्लास लंबी ले सकता हूं, आई हैव द कैपेसिटी, लेकिन तुम्हारी कैपेसिटी है या नहीं वो देखो। सर इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो छोड़ सकते हैं, वी कैन कंटिन्यू टुमारो। समझ में आ जाएगा तो इट्स योर विश, बताओ। सर कंटिन्यू रखो, ठीक है भाई, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। 3 लोग आए, कंटिन्यू रखो। 4 का आ गया है, ठीक है। ओहो, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, ओहो हो, कोई बात नहीं, चलो लोगों का डेटा फिनिश भी हो रहा है, कोई नहीं। तो एक काम करते हैं, वील टेक अप आर्टिकल 14 एंड 15, ठीक है, और फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे और रीजनिंग भेजोगे, ठीक है। 17, 18 बहुत इजी है, मैं आर्टिकल समझा देता हूं आपको, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है एवरी पर्सन शैल हैव इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है कि भाई सब जो है, लॉ जो है सबको एक नजर से देखता है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन मतलब लॉ जब किसी के प्रोटेक्शन पे आएगा या किसी के अगेंस्ट आएगा, तो वो जो है वो किसी को यूं नहीं देखेगा कि ये अमीर है, गरीब है, या ये नेता है, पॉलिटिशियन है, या कॉमन मैन है, ठीक है। तो आपने देखा वो आंखों में पट्टी लगी होती है, लॉ इज ब्लाइंड, अंधा कानून है ये, ठीक है। वो इसी कारण है, वो कानून अंधा इसी कारण है, ठीक है, कि वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एवरीवन विल बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ इक्वली, वेदर ही इज अ पुअर पर्सन और वेदर ही इज अ रिच पर्सन, ही और शी, ठीक है। इसमें एक चीज है जो हमें नोट करनी है, वो आप नोट कर लो। आर्टिकल 14 में एक डॉक्ट्रिन है, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड इनइक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स। इक्वालिटी अमंग इक्वल्स एंड इनइक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स, कि भाई आज मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है वो आप सिविल लाइंस में एक बंगलो दो, मैं खरीदना चाहता हूं सिविल लाइंस में घर, या फिर 7 रेस कोर्स रोड, ठीक है ना, लोकमान्य वो क्या जनपथ लोकपथ मार्ग जो भी नाम है उसका, ठीक है, लोक कल्याण मार्ग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के घर के पास वाला प्लॉट जो है वो मैं खरीदूंगा। क्यों? प्राइम मिनिस्टर जब खरीद सकता है, वहां पे रह सकता है, तो मैं भी रह सकता हूँ वहां पे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्यों? बिकॉज मैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इक्वल पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। आप कल को भाई आप में से कोई उठ के खड़ा होके बोले कि सर क्लास तो मैं लूंगा, आप बैठ जाओ, एक दिन सर आप छोड़ो क्लास मैं लेता हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप भी जब एनएलयू में जाओगे, ठीक है, पास करोगे, तो बोथ ऑफ अस विल बी ऑन इक्वल फुटिंग, तो क्लास ले सकते हो, ठीक है। अभी क्लास नहीं ले सकते, इक्वल फुटिंग नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आता है आर्टिकल 15, जो ये बोलता है कि स्टेट जो है, अब यहाँ पे देखो बार बार स्टेट आ रहा है। आर्टिकल 12 में स्टेट इसीलिए डिफाइन किया है बिकॉज फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी इन्फ्रिंज बाय स्टेट, बाकी कोई भी इन्फ्रिंज कर सकता है, स्टेट कैन नॉट इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो स्टेट जो है इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजंस ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ ये 5 रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 5 ग्राउंड्स के अलावा किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है स्टेट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये 5 ग्राउंड्स पे नहीं कर सकता है, ठीक है। एक
नेक्स्ट चीज है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। भाई ये स्पेशल प्रोविजन नथिंग शैल प्रिवेंट, नथिंग शैल प्रिवेंट का मतलब है गवर्नमेंट कर सकती है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, फ्रेजेस को क्लॉजेस को, कि गवर्नमेंट कर सकती है क्या, स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। स्पेशल प्रोविजन का मतलब ये नहीं है कि औरतें जो है वो काम नहीं करेंगी, स्पेशल प्रोविजन का मतलब है औरतों को रिजर्वेशन देना है, वो बना सकते हो, एंड यू कैन नॉट चैलेंज दैट लॉ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 और 15, ठीक है। विमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकता है कि भाई आज बोल दिया फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। आज आप नहीं कह सकते कि सर मेरे को एनएलयू में जाना है, मेरा फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी देता है और आर्टिकल 15 के में आपने आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन बोल रखा है, तो इक्वालिटी के कारण फिर सबका राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। मैं भी जाऊंगा एनएलयू में, हम सब एनएलयू में पढ़ेंगे, 60,000 के 60,000 बच्चे एक साथ एनएलयू में पढ़ेंगे। सर एनएलयू, अब वो कहते ठीक है कौन सी में जाओ सर, एनएलयू जोधपुर में जाएंगे क्योंकि पास में है, बीकानेर के सेंटर पे आने वाले सब बच्चे एनएलयू जोधपुर में, ठीक है। चलो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं, राइट, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, अब इसमें देखो सोशली बैकवर्ड क्लास है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, तो SC ST सोशली हो गए, OBC सोशली हो गए, ठीक है। एजुकेशनली अभी तक हमने कोई निकाले नहीं है, वो टीचर निकाल सकता है, एजुकेशनली बैकवर्ड पर्सन कौन है, लेकिन क्लास नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब इसमें इकोनॉमिकली कहीं नहीं लिखा है, लिखा है कहीं पे, ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो एक बारी हम ये देखेंगे कि भाई EWS का जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो कहां से आया है, ठीक है। वैसे ही हम आर्टिकल 16 अब पढ़ेंगे, ये सेम है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, 5 ग्राउंड्स लिए थे हमने, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उसके अलावा ये भी है डिसेंट, कि भाई आप कहां से आते हो, डिसेंट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सेम है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बना सकते हो, उसमें रेजिडेंस को प्लेस डाल सकते हो, ये सब आप पढ़ोगे अपने आप, ठीक है, राइट। इसके बाद में क्वेश्चंस हैं, मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा ना करवाऊंगा, आप आज सॉल्व करोगे, कल मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी, ये कह रहा है अनटचेबिलिटी हमने अबॉलिश कर दी है आज से, और इसकी प्रैक्टिस जो है इन एनी फॉर्म इट इज फॉरबिडन, ठीक है। अब इसका एनफोर्समेंट जो है, ठीक है ना, वो एक, अगर आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हो तो ये पनिशेबल होगा, और वो लॉ कौन लेके आएगा, पार्लियामेंट लेके आएगा, ऐसा लॉ जो पनिश करेगा, ठीक है। चलो इसमें नहीं लिखा है कहीं क्या पनिशमेंट होगी, कैसा होगा, कितना होगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है आर्टिकल की, ठीक। नाउ आर्टिकल 18, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, नो टाइटल, उसके बाद नॉट बीइंग अ मिलिट्री। अब देखो ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा और ये कॉमा, इसके बीच का जो फ्रेज है पूरा, ये जो सेंटेंस है, ठीक है ना, उसके फर्स्ट वर्ड नेगेटिव है और उससे पहले का वर्ड भी नेगेटिव है, ठीक है। तो नो टाइटल, अब हम क्या इसको हटाएंगे, बीच वाले को, जो ये जो बीच वाला है ना, इसको एक बार हटा दो और फिर पढ़ो इसको, नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, ठीक है। स्टेट कोई भी टाइटल कन्फर नहीं करेगा। अब क्या बोल रहा है, नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक, यानी कि ये एक्सेप्शन है, मिलिट्री या एकेडमिक टाइटल दे सकता है ना, PhD कौन देता फिर, है ना, LLB कौन देता, ठीक है, स्टेट दे सकता है एकेडमिक टाइटल, या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक होती है, परमवीर चक्र वगैरह, ये सब जो ये जो रैंक्स होती है ना, ये टाइटल्स जो होते हैं, ठीक है ना, AVSM PVSM जो भी होते हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल, ये सब जो होते हैं ना, ये मिलिट्री टाइटल्स हैं, ठीक है, ये स्टेट दे सकता है, उसके अलावा कोई टाइटल स्टेट नहीं देगा, ठीक है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट द टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। ब्रिटेन अगर अमिताभ बच्चन को सर का टाइटल अवार्ड करता है, जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर थे, है ना, तो सर जो है वो टाइटल कौन देता था, वो देता था ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। सर, वो अमिताभ बच्चन को ऑफर आता है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, राइट। ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन टाइटल, फॉरेन गिफ्ट ले सकते हो आप, ठीक है, फॉरेन टाइटल नहीं, दूसरी स्टेट का। अब ये बात ध्यान रखना,
ये फॉरेन स्टेट है यहाँ पे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एम्बेसडर ऑफ एनवायरमेंट अवार्ड नरेंद्र मोदी को लास्ट ईयर मिला था, ठीक है ना, दिया था किसी ने, यूएनएफसीसी, यूएन की किसी बॉडी ने दिया था वो, ठीक है ना। वो यूएन की बॉडी है, वो स्टेट नहीं है। दैट बॉडी इज नॉट स्टेट, दैट इज, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है ना, तो वो स्टेट नहीं दे रहा है, राइट, ये चीज ध्यान रखना। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन, जो सिटीजन नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के इस बॉडी में, अब इसको ना, ये कॉमा वाले को एक बार हटा दो, कॉमा के बीच में एक ये कॉमा, एक ये कॉमा, इसके बीच वाले को हटाओ, ठीक है। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल। जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है वो भी प्रेसिडेंट के एक्सेंट के बिना, जो है कंसेंट के बिना नहीं फॉरेन टाइटल ले सकता है। कब? while he holds any office of profit or trust under the state। स्टेट यानी कि जो स्टेट हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा है, उसके अंडर में अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या कोई ट्रस्ट यानी कि उसके अंडर काम कर रहा है या उसके साथ काम कर रहा है, तो वो फॉरेन कंट्री का टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ काइंड फ्रॉम अंडर एनी स्टेट राइट टू फ्रीडम। और ये राइट टू फ्रीडम तो ऐसे लिखा हुआ, छोड़ो काट दो, नेक्स्ट है वो राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। आगे बात समझ में कि भाई कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, सिटीजन भी, पर्सन कोई भी हो, ठीक है, वो कोई फॉरेन कंट्री से गिफ्ट नहीं ले सकता। आज मोदी जी जाके फॉरेन कंट्री से गिफ्ट नहीं ले सकते अनलेस प्रेसिडेंट ने अग्री किया, राइट, अंडरस्टूड। अब अपन लोग क्या करेंगे, हम अच्छा भाई किसी का मैसेज आया है, तो national awards conferred by UAE to PM Modi is given accepted under 4th point। accepted under 4th point, हाँ, अवार्ड टाइटल ये सब है ना, प्रेसिडेंट के उससे ले सकता है, कंसेंट से, ठीक है ना। प्रेसिडेंट बोल देगा, प्रेसिडेंट क्या बोले, मोदी जी बोलेंगे, प्रेसिडेंट तो वैसे डी फैक्टो हेड तो प्राइम मिनिस्टर होता है ना। डी योर हेड इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, एज पर आर्टिकल 77 जो होता है ना, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्रेसिडेंट हमेशा कोई भी काम करे एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से ही चलेगा, राइट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम, ठीक है। हिज टीम अब कितना बोलती है वो पता नहीं, लेकिन मोदी जी को अगर लेना है तो वो कोविंद जी को कह सकते हैं कि भाई मैं ले रहा हूँ, हाँ आप हाँ बोलते हो, वो हाँ बोल देंगे, ठीक है। ही विल गिव हिज कंसेंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? चलो अब वर्ड्स पे ध्यान देना है, एक एक वर्ड पे ध्यान देखो। यहां लिखा है पर्सन, ठीक है, यहां लिखा है सिटीजन, यहां लिखा है नॉट अ सिटीजन, राइट। एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। और हमें इसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो करने 1 2 3, ठीक है। और ये 5-6 क्वेश्चन, यानी 9 क्वेश्चंस फॉर द डे। 9 क्वेश्चंस ये हो गए। थोड़े क्वेश्चन उड़ते हुए आएंगे अभी, वो आपके टेस्ट के, वो अलग है, ये उसके अलावा है, ठीक है ना। ये 9 क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्टली यू हैव टू राइट योर आंसर, उसके बाद उसकी रीजनिंग, और वो रीजनिंग कहाँ लिखी हुई है, ऊपर जो हमने आर्टिकल पढ़ा उसमें कहाँ लिखी है, कौन से आर्टिकल में लिखी है, ठीक है। एग्जैक्ट इस चीज की वर्ड फाइल बनाओगे, वर्ड फाइल को मेल करोगे सर, ठीक है। हाथ से नहीं लिखोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, राइटिंग बहुत अच्छी होती है और मेरी आंखें ऐसे बिल्कुल देखते ही राइटिंग समझ में आ जाती है मेरे को, तो मैं आपको मार्क्स नहीं दे पाऊंगा, राइट, उस राइटिंग के। मुझे फिर फ्रेम करवाना पड़ेगा वो आपका हाथ से लिखा हुआ नोट। तो इससे बेटर है आप जो है वो क्या करोगे, यू विल राइट, टाइप योर आंसर्स, ठीक है, एंड सेंड इट इन अ वर्ड फाइल, राइट। वर्ड फाइल से आप सर को भेजोगे, ठीक है। सर से ईमेल आईडी वगैरह जो भी आपको लेनी हो क्लैट ऑर्बिस की, वो आप ले लेंगे, ठीक है, आपको भेज देंगे वो, और आप इसको करेंगे, ठीक है। विल एंड दिस क्लास। इफ यू वांट समथिंग एल्स टू बी कवर्ड, ठीक है ना, आपको लगता है सर लीगल में आप ये तो कवर करो ही करो, कल थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना, देख लेना, आपको लगता है कुछ कवर करना है तो सर को मैसेज कर देना, ठीक है। एक दूसरा, आपके 2 टेस्ट के डाउट्स अभी बाकी हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस बाकी हैं, ठीक है। एक सेकेंड,